good news and bad news. Godlead. Don't look at me. Hello, Mother. What it says about America. And must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot him. Come on. अनब्रोकन ये मूवी शायद आप में से कई लोगों ने पहले भी देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मूवी सिर्फ एक फिक्शनल मूवी नहीं है। ये अमेरिका के रहने वाले एक वेटरन और ओलंपिक्स के डिस्टेंस रनर क्वालिफायर लुइस सैम्परिनी की ज़िंदगी की कहानी है। लुइस का जन्म 1917 में न्यूयॉर्क में हुआ था और 2 साल की उम्र में ही लुइस का परिवार न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया। लुइस के माता पिता इटली से बिलोंग करते थे और इसी वजह से स्कूल के कुछ बच्चे लुइस को बुली भी करते थे। ये बात पता चलने पर लुइस के पिता ने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया और इसी का फ़ायदा उठाकर लुइस कभी कभी दूसरे लड़कों को मारता भी था। इसके अलावा वो 1-2 बार चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था। एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक माहौल में पलने के बावजूद लुइस छोटी उम्र में ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसे नशे करने लग गया था। लुइस के बड़े भाई ने उसे मुसीबतों से बचाने के लिए हाई स्कूल की ट्रैक टीम में ज्वाइन करवा दिया, जहां वो खुद पहले से ही एक चमकता सितारा था। एक दिन लुइस के क्लासमेट्स ने उसे फुट रेस के लिए चैलेंज किया। इस रेस में लुइस लास्ट आया था, लेकिन इसके बाद जब पीट ने खुद लुइस को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया तो लुइस की जीत का दौर शुरू हो गया। यही लुइस की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। अब लुइस ने डिस्टेंस रनिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लुइस अब इसके लिए सीरियस हो चुका था। लुइस के बड़े भाई ने उसे समझाया कि अगर वो सचमुच कुछ करना चाहता है तो उसे नशा छोड़ना पड़ेगा, और लुइस ने भी डिसाइड कर लिया कि वो कभी नशे को हाथ नहीं लगाएगा। 1932 में लुइस पहली क्रॉस कंट्री रेस दौड़ता है और अपने स्कूल के आखिरी 3 सालों तक उसे कोई हरा नहीं पाता। 1934 तक लुइस अपने बड़े भाई के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देता है। इसके बाद लुइस ने कैलिफोर्निया स्टेट मीट चैंपियनशिप भी जीती, जिसकी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली। अब 1936 में लुइस ने ओलंपिक्स में जाने का फैसला कर लिया। ओलंपिक्स क्वालिफायर रेस में लुइस ने 1500 मीटर के बजाय 5000 मीटर वाली डिस्टेंस रेस को चुना, जो होने वाली थी साल के सबसे ज़्यादा गर्म महीने में। न्यूयॉर्क में हुई इन रेसेस में गर्मी की वजह से 40 लोगों की मौत सिर्फ एक हफ्ते में ही हो गई थी। 19 की उम्र में इसी रेस को जीतने पर लुइस ओलंपिक्स के लिए अमेरिका के यंगेस्ट क्वालिफायर भी बने थे। 1938 में लुइस को एक रेस जीतने पर टोरेंस टोर्नाडो का खिताब भी हासिल हुआ और उसके इस रिकॉर्ड को अगले 15 साल तक कोई भी नहीं तोड़ पाया था। 1940 में होने वाले ओलंपिक्स को वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल कर दिया गया। 1941 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया। वहाँ भी इन्होंने अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े और इन्हें सुपरमैन कहा जाने लगा। 27 मई 1943 में जब ये एक सर्च मिशन पर थे, तब कुछ मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से इनका बॉम्बर क्रैश हो गया और ये सीधे समुद्र में जा गिरे, जिसमें इनके 11 साथियों की मौत मौके पर ही हो गई और बचे सिर्फ 3, सैम्परिनी, फिलिप्स और मैक। इनके पास बहुत कम खाना और पानी था, इसलिए पीने के लिए इन्हें बरसात के पानी और खाने के लिए छोटी मछलियाँ और बर्ड्स जो कि इनकी क्राफ्ट पर आकर बैठ जाती थी, उन पर निर्भर होना पड़ा। इस बीच इन्होंने शार्क अटैक से बचने के लिए चप्पू का इस्तेमाल किया। इन्होंने कुछ सर्च प्लेन्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। उल्टा जापानीज बॉम्बर्स की नज़र इन पर आने की वजह से इन पर हमले हुए, जिससे ये बार बार बचे। 33 दिन समुद्र में रहने के बाद फ्रांसिस की मौत हो गई और बाकी 2 साथियों को उनकी बॉडी समंदर में फेंकनी पड़ी। इस बीच लुइस ने कसम खाई कि अगर वो जिंदा बच गया तो अपना पूरा जीवन परमेश्वर की राह में लगा देगा। 47वें दिन ये एक आइसलैंड पर पहुंचते हैं और तुरंत जापानीज नेवी के द्वारा इन्हें बंदी बना लिया जाता है। एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन्हें जेल में अलग अलग तरीक़ों से मारा जाता है और टॉर्चर किया जाता है। फिर लगभग 1 साल बाद इन्हें टोक्यो में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर इनका सामना होता है मुस्सो हीरो नाम के एक प्रिजनर गार्ड से, जिसे द बर्ड के नाम से भी जाना जाता था। बर्ड लुइस को अच्छे से पहचानता था
और उससे बहुत नफरत भी करता था, क्योंकि शुरू में लुइस इसकी कोई बात नहीं मानते थे। बर्ट लुइस को पीटने के और उसे परेशान करने के बहाने ढूंढता रहता और कई बार उन्हें इतनी बुरी तरह से मारता कि वो अधमरी हालत में पड़े रहते। एक दिन कुछ लोग लुइस के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अमेरिकन आर्मी ने लुइस के परिवार को कह दिया है कि वो मर चुका है, लेकिन वो चाहे तो अपने परिवार को रेडियो पर बता सकता है कि वो जिंदा है। लुइस ऐसा ही करता है। फिर वो लुइस को एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहते हैं जिसमें उसे अमेरिका के बारे में बुरा भला बोलना होता है, लेकिन लुइस इस बात से साफ इनकार कर देता है। फिर लुइस को वापस जेल में भेज दिया जाता है। एक दिन एक प्रिजनर लुइस को बुरी तरह मारता है और बर्ट के पास ले जाता है। फिर लुइस को एक लकड़ी उठाने के लिए कहा जाता है। ये इस मूवी का बेस्ट सीन है। बर्ट अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि अगर लुइस ने ये लकड़ी गिराई तो उसे गोली मार देना। सब लोग शांति से लुइस की ओर देखने लगते हैं। लुइस अचानक लकड़ी को अपने सर के ऊपर कर लेते हैं और बर्ट की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। बर्ट उन्हें कई बार कहता है कि मेरी आंखों में आंखें मत डालो, पर लुइस अपनी आंखें नीचे नहीं करते। लुइस ने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। अब वो बर्ट से नहीं डरते थे। फिर बर्ट लुइस को एक बार फिर बुरी तरह से मारता है। लुइस की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो पूरी रात वहीं पड़े रहते हैं। कुछ दिन बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है और सारे कैदियों को अमेरिका की तरफ से खाना भेजा जाता है। जापानीज आर्मी इन्हें रिहा कर देती है। जाने से पहले लुइस बर्ट से मिलने जाते हैं, लेकिन बर्ट वहां से पहले ही जा चुका होता है। द बर्ड को जापान के 40 मोस्ट वांटेड वॉर क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अमेरिका जाने के बाद लुइस अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लुइस 1946 में शादी कर लेते हैं और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। 1949 में समंदर में सरवाइव करते वक्त ली गई कसम के अनुसार लुइस भगवान के राह पर चलना शुरू कर देते हैं। लुइस का ओलंपिक्स में दौड़ने का सपना भी 81 साल की उम्र में पूरा हो जाता है, जब वो मशाल हाथ में लेकर 1998 में जापान के विंटर ओलंपिक्स में दौड़ते हैं। यहाँ पर लुइस जापान के उन सारे प्रिजनर्स से मिलते हैं जिन्होंने उसे बंदी बनाया था और उन्हें माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन बर्ड उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है। लुइस द बर्ड को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने बर्ड के द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों को माफ़ कर दिया है, लेकिन लुइस को कभी इस लेटर का जवाब नहीं मिला। लुइस परमेश्वर और स्पोर्ट्स से हमेशा जुड़े रहते हैं और 2 जुलाई 2014 में निमोनिया के कारण उनकी डेथ 97 की एज में हो जाती है। तो ये थी अमेरिका के एक बहादुर सिपाही की कहानी जिसने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और हमेशा डटकर मुसीबतों का सामना किया। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।